वेलकम टू गैमारी कैप्स। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है इमैकुलेट रूम। डॉक्टर वाइन अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशहूर है। अपने नए तजर्बे में वो ऑफर करता है कि जो कपल उसके एक कमरे में 50 दिन तक रहेगा उसे $5 मिलियन इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कपल में से कोई एक भी चला जाता है तो बाकी रह जाने वाले को इनाम की रकम सिर्फ 1 मिलियन मिलेगी। इस कमरे में बाहर की दुनिया से कोई राब्ता मुमकिन नहीं, ना ही कोई तफरीह है। बस दोनों को एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजारना है। लेकिन वो अपनी नामी रकम में से कुछ रकम देकर ट्रीट्स खरीद सकते हैं। माइक और केट आज नए कपल के तौर पर चुने गए हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि ज़िंदगी उन्हें एक बहुत बड़ा मौका दे रही है। माइक अपने आप को ऐसा मौका मिलने पर खुशकिस्मत कहता है। केट बताती है कि वो इनाम की रकम मिलने के बाद इसे इन्वेस्ट करेगी और मज़ीद दौलत कमाएगी, जबकि माइक इसे बोरिंग कहता है और कहता है कि वो इस रकम से पार्टीज करेंगे और ज़िंदगी इंजॉय करेंगे क्योंकि इसके बाद उन्हें पैसे की कभी फिक्र ना होगी। कमरे में दाखिले पर एक ऑटोमेटिक वॉइस उन्हें रूल्स बताती है। जब वो कमरे में देखते हैं तो पता चलता है कि हर चीज़ का रंग सफ़ेद है, इसीलिए इसका नाम इमैकुलेट रूम है। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक बेंच और बेड है। हत्ता कि बाथरूम भी सादा सा और सफ़ेद रंग का ही है और रूल्स के मुताबिक एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी बाथरूम में जा सकता है। अगर उनमें से कोई भी कमरा छोड़ना चाहे तो उसे वहां मौजूद सुर्ख रंग के बटन को प्रेस करना है। इसके साथ कमरे में एक टच स्क्रीन भी है जिस पर वो ट्रीट्स के लिए कह सकते हैं और साथ ही अपने लिए अलार्म भी सेट कर सकते हैं। दरवाजे पर एक बड़ा सा क्लॉक लगा है जिसमें बाकी रह जाने वाला टाइम चल रहा है। हत्ता कि उनका खाना भी बगैर किसी जायके के सफ़ेद रंग के मशरूबात थे, मगर ये मशरूबात उनकी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। और मज़े की बात यह कि ये भी सफ़ेद पैकिंग में ही आते हैं। कमरे में ऑटोमेटिक लाइट्स का निज़ाम है जो सुबह, दोपहर, शाम और रात को खुद ही बदल जाती हैं ताकि पता चल सके कि अब सोने का वक्त हो गया है। माइक यहाँ मौजूद दिनों को छुट्टी के तौर पर गुजारना चाहता है। वो लेट सोना और लेट ही उठना चाहता है, लेकिन केट अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अलार्म सेट किया ताकि जल्दी उठ सके। पहली रात माइक केट के साथ प्यार करना चाहता था, मगर केट के ख्याल में कैमरे से डॉक्टर उन्हें देख सकता है, इसलिए उन्हें एहतियात करना चाहिए। सुबह केट बाथरूम जाकर शावर लेती है और शीशे में देखकर कुछ दुआएं पढ़ती है। जब दोनों ने शावर ले लिया तो अपने कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में छोड़ दिए और इसकी जगह उन्हें साफ़ सुथरे नए कपड़े मिल गए। ये सादा से थे, मगर फिर भी रंग की वजह से उन्हें अच्छे लगे। वक्त गुजारने के लिए वो दोनों सिर्फ बातें कर सकते थे, इसलिए केट ने कहा कि ये डॉक्टर किस किस्म के तजर्बात करता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। माइक ने उसे बताया कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बताया गया था कि पिछली दफ़ा डॉक्टर का तजर्बा एक फैमिली की मौत पर ख़त्म हुआ था। किसी को भी नहीं पता कि डॉक्टर ऐसे तजर्बात क्यों करता है, मगर उसके पास पैसा बहुत है और इसीलिए शायद वो इंसानी नफ्सियात के बारे में जानने के लिए ऐसे तजर्बात करता रहता है। वक्त गुजारना उनके लिए बहुत जल्दी बहुत बड़ा मसला बन गया। केट तो मेडिटेशन वगैरह में वक्त गुजार लेती, मगर माइक बस दरवाजे पर लगे क्लॉक में वक्त ही देखता रहता या फिर उल्टे सीधे सवाल करता रहता कि सफ़ेद रंग सफ़ेद क्यों है और सफ़ेद का मतलब क्या है। केट उसको ऐसी सोचों से छुटकारे का कहती और उसे एक्सरसाइज में वक्त गुजारने के लिए कहती ताकि वो थक सके और उसे अच्छी नींद आए, मगर माइक को नींद भी नहीं आती थी। फिर भी वो केट का दिल रखने के लिए भागकर एक्सरसाइज करने की अदाकारी करता रहता। वो दोनों जो भी खेल दो बंदे खेल सकते थे वो खेल कर वक्त गुजारने की कोशिश करते, जैसे यसु पंजू या फिर तालियां बजाना और या फिर डांस करना। वो जब भी अपने कपड़े बदलना चाहते उन्हें बिल्कुल वैसे ही नए साफ़ सुथरे कपड़े भी मिल जाते। इसी तरह काफ़ी हफ्ते गुजर गए और एक दिन एक अजीब बात हुई। माइक को कमरे में एक कीड़ा मिल गया। इतने दिनों से वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए माइक ने कीड़े से बातें करना शुरू कर दी और जब माइक ने उसे खाने के तौर पर अपना शेक पिलाना चाहा तो ऑटोमेटिक वॉइस ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें याद करवाया कि शेक सिर्फ उनके पीने के लिए है और वो इसे किसी कीड़े पे ज़ाया नहीं कर सकते। ये सुनकर माइक परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये छोटा सा कीड़ा यहाँ मर जाएगा, इसलिए वो स्पीकर से कहता है कि उसे बाहर छोड़ने की इजाज़त दे दे, मगर केट उसे समझाती है कि वहाँ उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए माइक फैसला करता है कि वो बटन दबाकर दरवाज़ा खोलकर कीड़े को बाहर छोड़ देगा, मगर केट के ख्याल में ये एक अहमकाना फैसला है क्योंकि अगर उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो बाहर ना भी गए तो भी वो इनाम हार जाएंगे। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई और माइक कहता है क्योंकि वो नॉन वेज है इसलिए इसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है,
जबकि केट उसे उसके बाप की दौलत पर ऐशी करने का ताना देती है। अभी ये बहस चल रही होती है कि गलती से केट का पाँव कीड़े पर आ जाता है। अगरचा केट इसे गलती कहती है, मगर माइक उस पर यकीन नहीं करता और बाकी सारा दिन एक कोने में उदास बैठा रहता है। मगर फिर एकदम वो फैसला करता है कि इस तरह कुछ ना करके सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो एक ट्रीट लेने का फैसला करता है। अगरचा वो दोनों ही ट्रीट ले सकते हैं, मगर केट इसके लिए राज़ी नहीं होती, क्योंकि एक ट्रीट भी $1,00,000 की कीमत में आएगी। मगर माइक उसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर ट्रीट ले लेता है और उसे ट्रीट में सिर्फ एक सब्ज़ रंग का पेंसिल कलर मिलता है। 1,00,000 में एक पेंसिल कलर वाकई ही बहुत महंगा है, मगर माइक इससे बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो इससे ड्राइंग करता है। फिर केट भी उसे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए कहती है, मगर वो इनकार कर देता है और फिर से अपनी ड्राइंग वगैरह बनाता रहता है। और जब तक पेंसिल ख़त्म नहीं हो जाती वो बस इसे इस्तेमाल करता रहता है, हत्ता के बाथरूम में भी। कलर के ख़त्म होने पर केट उससे माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि उसे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ रहना इतना मुश्किल होगा, मगर अब सिर्फ 20 दिन ही बकाया रह गए हैं। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं कि एक दिन सुबह केट को अचानक बाथरूम में एक गन पड़ी मिलती है। वो दोनों गन देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वो इसे लॉन्ड्री में डालने का सोचते हैं, मगर ऑटोमेटिक वॉइस उन्हें याद दिलाती है कि लॉन्ड्री में सिर्फ कपड़े डाले जा सकते हैं, इसलिए वो इसे बेड के नीचे छुपा देते हैं। कुछ दिन के बाद उन्हें एक बाहर की दुनिया से राब्ते का इनाम मिलता है, जिसमें उनके रिश्तेदारों के वीडियो मैसेज उन्हें स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। माइक को उसकी बहन का मैसेज मिलता है और वो उसे बताती है कि वो और उसके वालिदैन ठीक ठाक हैं। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, मगर केट जब मैसेज में अपने बाप को देखती है तो वो खुश नहीं होती, क्योंकि उसका बाप एक बेघर इंसान है और उसे देखकर वो दुखी हो जाती है। वो वीडियो बंद करने के लिए कहती है, मगर वीडियो चलती रहती है और वो शर्मिंदगी से बचने के लिए बाथरूम में छुप जाती है। मगर माइक इस मौके पर उसे तसल्ली देता है। अगले दिन केट डिप्रेशन का शिकार होती है और अलार्म के बावजूद लेट ही उठती है। फिर वो माइक को बताती है कि उसका बाप एक नशेड़ी था और उसने अपना घर बार कारोबार सब कुछ नशे में ख़त्म कर दिया और इस वजह से वो कई साल से उससे मिली भी नहीं, क्योंकि वो उससे नफरत करती है। अब 50 दिन ख़त्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। माइक कोशिश करता है कि किसी तरह केट को डिप्रेशन से बाहर लाया जाए, जैसे वो अपनी ड्राइंग को हाथों से बदलने की कोशिश करता है या फिर उसे लतीफ़े सुनाता है, मगर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो एक दिन ज़मीन पर सोने का फ़ैसला करता है ताकि उसे कुछ तब्दीली महसूस हो, मगर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाचे वो केट से एक और ट्रीट लेने का कहता है। केट इनकार करती है, मगर माइक बताता है कि इस तरह वो वक्त पूरा नहीं कर सकेगा। ये सुनकर केट बेड से निकलती है और शावर के लिए जाने से पहले माइक को कहती है कि वो दूसरी ट्रीट ले ले। माइक ट्रीट लेता है, मगर इस दफ़ा ट्रीट में वो एक बिल्कुल बरहना औरत जिसका नाम सिमन है कमरे में दाखिल होती है। वो एक एक्ट्रेस है और वो पूरे एक दिन के लिए उनके साथ वक्त गुजारने आई है। केट उसे अच्छी नज़र से नहीं देखती और माइक उसे अपनी टी शर्ट देता है ताकि वो बिल्कुल नंगी ना रहे। सिमन माइक की पेंटिंग्स देखती है और उसकी तारीफ़ करती है। इससे केट मज़ीद भड़क जाती है। माइक ज़मीन पर सोने की ऑफ़र करता है ताकि दोनों औरतें बेड पर सो सकें, मगर सिमन कहती है कि उसे नींद की ज़रूरत नहीं और वो रात जाग कर गुजार सकती है। केट गुस्से में आकर इसका ये हल पेश करती है कि वो सब बेड पर ही लेटेंगे, मगर केट दरमियान में रहेगी। इस तरह केट सारी रात तंग ही होती रही। सुबह जब केट की आंख खुली तो उसने देखा कि सिमन बेड पर नहीं है। पहले तो वो समझी कि वो चली गई है, मगर थोड़ी देर में वो बाथरूम से निकली। केट गुस्से में आकर खुद भी एक ट्रीट ले लेती है और ट्रीट में उसे 3 फन कैंडीज मिलती हैं। ये असल में नशे की गोलियां हैं जिन्हें खाकर वो अपने होश में नहीं रहते। वो तीनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती शुरू कर देते हैं, मगर थोड़ी ही देर में माइक पर नशे का उल्टा असर शुरू हो जाता है और उसे हर तरफ ऐसे लगता है जैसे खून बिखरा हो और वो और उसका भाई पानी में डूब रहे हों। दोनों औरतें बड़ी मुश्किल से उसे काबू करती हैं और उसे बेड पर लाकर सुला देती हैं। फिर सिमन केट से पूछती है कि माइक किस बारे में बात कर रहा था, तो केट बताती है कि माइक अपने छोटे भाई की देखभाल कर रहा था, मगर उसने शराब पी ली और उसका छोटा भाई पूल में डूबकर मर गया और माइक नशे में होने की वजह से उसे बचा ना सका, इसलिए वो आज तक इस बात पर शर्मिंदगी महसूस करता है। सिमन ने उससे ये भी पूछा कि वो कैसे मिले थे, तो केट ने बताया कि एक दिन बारिश में उसके पास छतरी नहीं थी, तो माइक आकर ऐसे एक्शन करने लगा जैसे बारिश को पकड़ रहा हो और उसे भीगने से बचा रहा हो। इतनी देर में माइक को भी होश आ गया, तो सिमन ने बताया कि उसकी माँ भी बचपन में ही गुजर गई थी।
یہ سن کر مائک نے اس کو تسلی دینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر کیٹ یہ دیکھ کر سمجھی کہ سیمن اس کے بوائے فرینڈ پر ڈورے ڈال رہی ہے، اسی لیے وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ سیمن نے مزید یہ کہہ کر کہ وہ ایک انسیکیور عورت ہے، مزید جلتی پر تیل ڈالا اور وہ دونوں جھگڑنے لگیں۔ مائک نے دونوں کو خاموش ہونے کا کہا اور کیٹ معذرت کرنے لگی کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس پر سیمن نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ سن کر کیٹ مزید بھڑک اٹھی۔ اگلی صبح سیمن وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جاتے جاتے وہ ایک میسیج چھوڑ گئی کہ مائک، اتنی اچھی رات میرے ساتھ گزارنے کے لیے شکریہ۔ یہ دیکھ کر کیٹ مزید بھڑک اٹھی اور مائک نے اسے بتایا بھی کہ اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ مائک اسے سمجھاتا رہا کہ یہ ایک چال ہے تاکہ وہ دونوں لڑ پڑیں، مگر یہ دلیل بھی کیٹ کی سمجھ میں نہ آئی اور اس نے غصے میں مائک کو دھکا دے دیا، جس سے مائک کا سر زمین پر لگا اور اس سے خون نکلنے لگا۔ مائک اس کے باوجود وضاحت دیتا رہا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، چاہے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے۔ کیٹ یہ سن کر شرمندہ ہوئی اور مائک سے معافی مانگنے لگی، لیکن اسی بحث کے دوران مائک کا زخم زیادہ درد کرنے لگا اور اسے چکر آنے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مگر کیٹ نے اسے یاد کروایا کہ اس تجربے میں انہیں ڈاکٹر نہیں مل سکتا، اس لیے اس نے اسے شیک دیا تاکہ اسے پی کر اسے کچھ طاقت مل سکے۔ مگر مائک کو کیٹ کی بات سے بہت دکھ ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کا زخم بڑا ہوتا اور خون نہ رکتا تو کیا پھر بھی کیٹ پیسے کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے انکار کر دیتی۔ یہ سوچ کر اس کا دل ٹوٹ گیا کہ کیٹ نے اس سے زیادہ پیسے کو اہمیت دی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے کمرے سے جانے کا فیصلہ کر لیا، اگرچہ کیٹ نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہاں تک کہ اسے شوٹ کرنے کی دھمکی بھی دی، مگر مائک نہ رکا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاور لیتے وقت کیٹ کو بارش کی یاد آئی اور مائک کی بھی۔ اس وقت اس نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ چیلنج مکمل ہونے میں صرف 2 دن بقایا تھے۔ کئی مہینوں کے بعد مائک کو رننگ کے دوران اچانک ایک زیر تعمیر بلڈنگ سے کیٹ باہر نکلتی نظر آئی۔ جب سے وہ اس کمرے سے باہر آئے تھے وہ پہلی دفعہ مل رہے تھے، اس لیے جب مائک نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ رقم جیت گئی تو کیٹ نے ہنس کر اس جواب کو ٹال دیا۔ لیکن جب وہ باتیں کرتے بلڈنگ سے تھوڑی دور گئے تو بلڈنگ پر ایک بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا کہ ایک گمنام آدمی کی مدد سے اس اولڈ ایج شیلٹر کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیٹ نے رقم جیت کر اولڈ ہوم کو دے دی تھی۔ اس دوران ایک نیا کپل امیکولیٹ روم میں داخل ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا چیلنج پورا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ہی فلم ختم ہو جاتی ہے۔